ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और अब अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में जिन पार्टियों की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है उनमें से एक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। राष्ट्रीय स्तर पर तो उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा ही है, लेकिन अपने सबसे बड़े गढ़ पश्चिम बंगाल में वो एक तरह से एक कोने में सिमट कर रह गई है। हाल में पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद पार्टी ने सार्वजनिक रूप से अपनी असफलताओं को स्वीकारा है। यही नहीं, उसने अपनी राजनीतिक लाइन और संगठन में व्यापक फेरबदल करने की बात भी कही है। लेकिन कहीं आकलन करने से में उसने काफ़ी देर तो नहीं कर दी, और क्या सचमुच में वो बदलने को तैयार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के अंदर पनप रहे विरोध को दबाने के लिए बदलाव की बातें की जा रही हों? पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। वाम मोर्चे में सबसे ज्यादा असर रखने वाली सीपीएम के सामने अपनी ताकत नहीं बल्कि वजूद बचाए रखने का सवाल है। लोकसभा चुनाव में सबसे शर्मनाक पराजय की समीक्षा के लिए बुलाई गई सीपीएम सेंट्रल कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं ने हार की सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया। हमारे पॉलिट ब्यूरो ने इसके लिए पूरी जिम्मेदारी ली है कि पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी के आधार को विकसित करने में हमारी कमी रही है, उसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी ली है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की शर्मनाक हार सीपीएम के खत्म होते हुए जनाधार का सच लेकर आई। सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में वाम मोर्चे की सामूहिक ताकत दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करती रही है। लेकिन इस बार हालात ये हैं कि वाम मोर्चे का गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंगाल में सीपीएम को महज 2 सीटें और कुल 9 सीटें मिली, जबकि वाम मोर्चे की सामूहिक ताकत महज 11 सीटों में बदल कर रह गई। इसी हार ने सीपीएम को न केवल रणनीति और संगठन के मोर्चे पर बदलाव बल्कि अहम मसलों पर पार्टी लाइन के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया, खासतौर पर आर्थिक उदारीकरण के दौर में। इतना ही नहीं, चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया कि जिस गरीब मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों के दम पर पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल तक राज किया, उसके पूरी तरह खिसक जाने से पार्टी का ये हश्र हुआ है। इस पूरी स्थिति में सीपीएम ने अगर अहम मसलों पर अपनी पार्टी लाइन की समीक्षा का फैसला किया है, तो वाम मोर्चे की विचारधारा के लिहाज से ये न केवल एक बड़ा कदम हो सकता है, बल्कि वजूद की लड़ाई में ये उसके लिए कारगर भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज। और अब इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ सीपीएम के नेता नीलोत्पल बसु भी जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सिंह साहब आपसे। क्या लगता है आपको, एक बड़ी पराजय और बड़ी दुर्गति का सामना कर रही है सीपीएम? एक बड़ी ताकत थी कभी, और दिल्ली के हलकों में उसकी एक छाप होती थी, जो सियासी हलचलें होती थी। अब वो कहीं उसका असर दिख नहीं रहा है। इसका एहसास दिख रहा है, सीपीएम की पोलित ब्यूरो की मीटिंग वगैरह में दिखा, स्वीकार भी कर रही है पार्टी। लेकिन क्या बहुत देर नहीं हो गई है स्वीकार करने में, ये महसूस करने में? जी हाँ, बड़ा सही आपने सवाल किया। जो सबसे बड़ी चिंता ये है कि कंट्री की अकेली ये पॉलिटिकल पार्टी, या यूं कहिए कि पॉलिटिकल पार्टी का जो ग्रुप है 4 पार्टीज का, अकेली है। अगर आप कभी लिस्ट उठा के देखें पार्लियामेंट का, तो जो सबसे कम वेल्थ वाले लोग मिलेंगे मेंबर्स, वो सीपीएम और सीपीआई के हैं। इनके पैसा नहीं है, और ये जो पैसा आता भी है वो अपने पार्टी में दान कर देते हैं। एक यूं मान लीजिए कि अनकरप्टेबल पार्टी ये रही है। और ये माना जाता है कि आज उस दौर में जहां की जनता करप्शन को बहुत ही एक हेट की दृष्टि देख रही है, ऐसे में सीपीएम को हम लोग ये मानते थे, जो भी एनालिसिस करते थे, कि क्या वजह है कि ये पार्टी स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, एक पैन इंडियन कैरेक्टर नहीं बन पा रहा है। और मुझे लगता है कि आज जो पीबी में और सीसी में हो रहा है, ये बहुत पहले एनालाइज करने की जरूरत थी कि क्या जो पुराने फॉर्मेट हैं, जो आइडियोलॉजिकल मूविंग्स हैं, कहीं उसको चेंज करने की, फाइन ट्यून करने की जरूरत तो नहीं है। इमेसिएट होके एक 3.3% वोट रह गया है पूरे कंट्री में, जबकि बेस्ट पार्टी अगर कहा जाए करप्शन को लेके या बाकी चीजों को लेके, आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट को लेके, गरीबों को लेके, सबसे बड़ी पार्टी रही है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को विश्वास होना चाहिए था तो इस पार्टी पे। लेकिन एक सीरियस डायलॉग की जरूरत है, पार्टी में एक सीरियस
चर्निंग की जरूरत है कि वजह क्या है कि स्प्रेड तो छोड़ दीजिए, आज इमेसिएट इतनी हो गई है कि वेस्ट बंगाल में लगभग खत्म हो गई है, अब सिर्फ एक केरला बचा है। तो मुझे लगता है कि और कुल मिला के टोटल अगर 9 एमपी रह गए हैं तो ये अपने आप एक सीरियस चीज है। और हम सब लोग सोच समझते हैं कि कंट्री में लेफ्ट मूवमेंट जो है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि कंडीशंस आज हैं जो कंड्यूसिव हैं लेफ्ट पार्टीज को रिसीव करने के। जी नीलोत्पल साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जाहिर है कि सिंह साहब की बातों में आपको ध्वनि मिली होगी कि आपके बहुत सारे शुभचिंतक हैं मीडिया में, लेकिन दरअसल मुद्दा ये है कि आपकी पार्टी खुद ही नहीं सोच पा रही है कि ये जो समय बदल गया है इसके साथ उसे किस तरह से बदलना चाहिए, और धीरे धीरे आपका जनाधार खोते चले जा रहे हैं आप इलेक्शन दर इलेक्शन। अब जो आपने तय किया है इसमें ईमानदारी तो झलकती है, लेकिन क्या वो इच्छा शक्ति है बदलने की? और जो ग्रोइंग एस्पिरेशन है सोसाइटी का, जिसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी चेंज हो रही है, एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, क्या जरूरी नहीं है कि पार्टी को अपने पूरे आइडियोलॉजी को फाइन ट्यून एक बार करना पड़े? जी नीलोत्पल साहब। देखिए, एक तो है कि जिस तरह से आइडियोलॉजी का बात आप लोग लाए हैं, ये मेरे ख्याल में हमारा जो रिव्यू हम कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी के संबंध में नहीं, सवाल ये है कि जो बदलती हुई परिस्थिति है इसमें हम आइडियोलॉजी को प्रयोग में कैसे लाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये सवाल अभी चुनाव के पश्चात बड़े पैमाने पे उठ रही है कि हमारी देश में जो चुनावी कल्पना है क्या आज के तारीख में ये प्रासंगिक है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे सवाल नहीं है। जैसे बंगाल में आप मतलब लगभग घोषणा कर रहे हैं कि हम खत्म हो चुके हैं, जबकि लगभग 30% वोट हमें मिली है, और इसके बावजूद भी वहाँ पे सिर्फ 2 सीट ही हम जुटा पाए हैं। तो इसीलिए ये सवाल तो एक आता है कि हमारे देश की चुनावी कल्पना कैसे होगी। और 2 चीज खास करके जो आप लोगों तक पहुंचने का सवाल बोल रहे हैं कि इन दिनों में जिस तरह से मीडिया का परिदृश्य में भी परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से कॉरपोरेट का नियंत्रण मीडिया के ऊपर लगभग निरंकुश हो चुका है, उसका भी एक बहुत बड़ा भूमिका था। जो खर्चीला इस बार का चुनाव हमें देखने को आपसे अगर हम सहमत भी हो जाएं नीलोत्पल साहब, अगर इसी तरह चले नीलोत्पल तो हमारे जैसे पार्टी को हम आपसे अगर सहमत भी हो जाएं तो भी मैं आपको अपने पुनरुद्धार के लिए रास्ते तो तलाशने ही होंगे। मीडिया तो ये है, इसका ये चरित्र है, अगर तो है उससे तो आपको हाँ वो तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन आप वो तो बिल्कुल है। देखिए, पहली बात तो मैं 2 चीज मैं बता दूं तो थोड़ा बहुत संक्षेप में। एक तो बंगाल के चुनाव के जो नतीजा आए हैं, इस नतीजा के बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि 3 मुख्य कारण हमने पाया है। एक तो एक रिगिंग का सवाल था बड़े पैमाने पे जो लोग स्वीकारे हैं। नीलोत्पल साहब माफ कीजिएगा, मैं नीलोत्पल साहब हम आगे देखते हैं, लोग भी ये बात नीलोत्पल साहब हम आगे देखना चाहते हैं कि ठीक है ये चुनावी हार हो गई, अब हम कैसे, आपकी पार्टी क्या करना चाहती है अपने को बदलने के लिए, क्या कर रही है? आपने कहा कि आइडियोलॉजी को हम इस तरह से आइडियोलॉजी नहीं बदलेंगे, कैसे अप्लाई करें ये आप तय कर रहे हैं, पॉलिटिकल लाइन क्या होगी इस पर विचार हो रहा है। हम आपके पास आते हैं, लेकिन सरोज जी सबसे पहले क्या आपको लग रहा है कि जो कुछ हुआ है चिंतन मनन आत्ममंथन, उसके बाद सीपीएम बदलाव की तरफ बढ़ रही है, या कहीं ना कहीं वो अपने को अभी भी पुराने समय में जकड़ा हुआ महसूस कर रही है? अप्रोच लेके चल रही है। सबसे बड़ा खतरा जो सीपीएम या लेफ्ट पार्टीज के लिए है कि उनका जो जनाधार है वो तो खत्म हो ही रहा है। दूसरी चीज जो है वो हिंदी क्षेत्र में बढ़ नहीं पाए क्योंकि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाए कि कास्ट को कैसे हैंडल करें। वेस्ट बंगाल में उनके साथ गरीब थे, किसान थे, उनको आप साथ नहीं रख पाए क्योंकि अचानक एक पार्टी जिसको हम कहते हैं ना एक प्रो पुअर प्रो फार्मर अप्रोच एक तर्क उनका ध्यान में रखना चाहिए। 30% वोट मिले हैं, चुनाव नतीजों में वो नाकामी के रूप में ज्यादा दिखती है,
लेकिन वो जनाधार ऐसा नहीं है कि साफ हो नहीं, गया। पर अभी तक यदि देखा जाए सीपीएम की परफॉर्मेंस का, तो एक तरह से उन्होंने आंख मूंदे हुए थे, कान बंद किए हुए थे, क्योंकि ये ध्वनि की उनकी जो साख है वो कम होती जा रही है। ये पिछले 4-5 चुनाव से देखते जाएंगे ये कि किस तरह 52% से घटती। 30% आई है। हाँ, 52 काफी से बड़ा 30% ड्रास्टिक चेंज है। एक ड्रास्टिक नीलोत्पल दा चेंज कह है। रहे हैं कि 30% अभी भी है। हम ये नहीं कह रहे कि ये खत्म हो रही है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि 52% से अगर 30% पे आई है तो बड़ा ड्रॉप है ये। और दूसरा ये है कि इस ड्रॉप को छोड़ दीजिए, 2 दिन पहले वहां पे अगर मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आगे खड़ा हो कि नहीं मुझे बीजेपी में विश्वास है, तो कहीं लगता नहीं कि आइडियोलॉजिकली कहीं अपने को फाइन ट्यून करने की जरूरत है। क्योंकि अगर बीजेपी के पास मुसलमान बंगाल का जा रहा है, और आप ध्यान रखिए कि 25% वहां पे मुसलमान है बंगाल में, तो इसलिए नीलोत्पल दा कुछ मेरे ख्याल से एक बार फिर से हम लोग को पूछना पड़ेगा। नीलोत्पल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रकाश कारत जी ने कहा कि वो राजनीतिक लाइन पर पुनर्विचार करेगी उनकी पार्टी। ये पुनर्विचार किस तरह का होगा? क्या राजनीतिक लाइन लेना चाहते हैं आप? क्या आप अभी तक ये था कि कभी कांग्रेस के साथ, कभी अपोजिशन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करते थे, अब नई लाइन क्या होगी राजनीति में? कांग्रेस के साथ तो हमारा कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं हुआ। ये सही बात है कि 2004 में हम सरकार को बाहर से समर्थन किया था। उस समय का जो चुनौती है, वो चुनौती को देखते हुए अभी हमें देखना होगा कि हम जो क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे जो स्वतंत्र गतिविधि तेज करने का सवाल था, उसमें क्या कमी रही। हम जिस रूप में पेश आ रहे हैं लोगों के बीच में, जिस तरह से हमारी विचारों को लोगों तक ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये जो टिप्पणी हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है, आप लोग ज्यादा जानकार है कि मुसलमान पूरा कतार लगा के बीजेपी की ओर जा रहा है, ऐसा जानकारी तो कम से कम हमारे नहीं है। हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। हम तो ये पाए हैं कि जरूर हमें बीजेपी का ताकत, और खास करके किस हद तक वो ऐसे लोग जो पिछले दिनों में हमें भी समर्थन किया था, उसको वोट के ऊपर भी उसका असर हो सकता है, ये हम कम करके आका था। और इसमें जरूर पूरे राष्ट्रीय राजनीति का जो परिदृश्य था, और कांग्रेस का बिल्कुल गिरावट, और हमारे जो दूसरे धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जोड़ के एक व्यवहारिक रूप से विकल्प के रूप में पेश ना कर पाना, इससे जिस किस्म का प्रभाव बीजेपी के अनुकूल में पैदा हो रहा था, उसका क्या असर हो सकता है, इसको जरूर हम कम करके आका है। लेकिन इसका मतलब अगर कोई ये निकाले कि एकदम मतलब कतार लगा के लोग जा रहे हैं मतलब बीजेपी के ओर, वो मेरे ख्याल में अतिशयोक्ति होगी। मैं सरोज जी आपसे जानना चाहता हूं मैं कि ये राजनीतिक लाइन इस पूरे माहौल में क्या नई हो सकती है? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो मैं एग्री करती हूँ। इनके लिए एक यदि किरण है, वो ये है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इस गवर्नमेंट की रही हैं, ये मैं सोचती हूँ लेफ्ट ऐसा सोचेगा, मेरा अपना विचार थोड़ा अलग है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो राइट की तरफ गई हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो निचले तबके के लोग हैं वो और दबाए जाएंगे। तो पार्टी के लिए अब यही बचा हुआ है कि वो उन तक पहुँचे, इकोनॉमिक पॉलिसीज से जो तबके दबे जा रहे हैं उन तक पहुँचे और उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। लेकिन राजनीतिक लाइन तो उनकी गलत साबित हो गई, ये खुद नीलोत्पल बासु एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, उनका ऑर्गेनाइजेशनल लाइन जो है वो भी फेल कर गया है। तीसरी बात, जो इनका जनाधार जिन तबकों के बीच में था वो बिखर गया है, वो दूसरी तरफ चला गया, तृणमूल की तरफ चला गया है, कुछ बीजेपी की तरफ चला गया है। तृणमूल की तरफ जो इनके कार्डर्स गए हैं वो फिर भी उम्मीद रख सकता है लेफ्ट के वो किसी जमाने में शायद वापस आए, लेकिन बीजेपी की तरफ जो कार्डर गया है वो वापस आने वाला नहीं है। उसकी बात करना चाहता हूँ जहां पर कम्युनिस्ट पार्टियां फलती फूलती हैं। सिंह साहब, जहां संघर्ष की जरूरत होती है, आप पिछले 30 साल से देखिए कोई बड़ा संघर्ष लेफ्ट की तरफ से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो वो जमीन पर लामबंदी, किसान मेहनतकश वर्ग की उनके साथ एक लड़ाई लड़ना, वो कहीं ना कहीं सत्ता की राजनीति के चलते
छूट गया है कम्युनिस्टों से और नहीं, इसकी वजह से वो आधार भी खिसकता चला। नहीं, जो फंडामेंटल फ्लॉ रहा है, देखिए सोसाइटी का कॉन्शियसनेस ग्रो करता है, पर कैपिटा इनकम, लॉजिक पावर, एजुकेशन लेवल ये बढ़ता है तो उसका कॉन्शियसनेस ग्रो करता है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने को जो मैसेजिंग है वो और कंटेंट, मोड ऑफ मैसेजिंग और कंटेंट, उसको लगातार चेंज करना पड़ता है सोसाइटी को लेके। आज राम जन्मभूमि का आंदोलन अगर बीजेपी करती है तो 4 आदमी नहीं आएंगे क्योंकि वो फेज खत्म हो गया है। तो उसी तरह अगर लेफ्ट अपने उसी पुराने आइडियोलॉजी के साथ आ रहा है, जैसे सेकुलरिज्म है, बहुत अच्छी चीज है, हम सब लोग उसके कायल हैं, लेकिन क्या सेकुलरिज्म को लेके कम्युनिस्ट पार्टी कर पाई है, ये मासेज में कन्विंस कर पाई है? 65 साल में तो मुझे नहीं लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी कन्विंस कर पाई है कि सेकुलरिज्म जो वो कह रहे हैं वो समाज के लिए बेहतर है। तो मुझे लगता है कहीं बेसिक आइडियोलॉजी में ही फ्लॉ है, जिसकी वजह से ये सोसाइटी कम्युनिस्ट मूवमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और मुझे लगता है कि उसको हो सकता है निरुत्पल दाऊ से नहीं इत्तेफाक करे, लेकिन फैक्ट यही है कि जब तक ये आइडियोलॉजिकल चेंज, फंडामेंटल चेंज नहीं लाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि पब्लिक रिसीव नहीं करेगी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। सरोज जी, इस संगठन के स्तर पे जो बदलाव की बात है उस दिशा में भी देखना पड़ेगा। निलोत्पल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रकाश जी ने कहा कि संगठनात्मक फेरबदल के बारे में भी आपकी पार्टी सोच रही है। ये संगठनात्मक फेरबदल किस तरह के होंगे? क्या नेतृत्व परिवर्तन की भी बात इसमें शामिल है? क्योंकि जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं, लगातार असफल सिद्ध होता रहा है नेतृत्व। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो बुनियादी कारण है क्यों हमारा जनाधार बढ़ नहीं रहा, क्यों जिस रूप में हमारे साथ लोग जुड़ रहा है, ये मेरे ख्याल में इस नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा कि कोई संघर्ष नहीं होगा। बहुत सारे सवालों पे राष्ट्रीय पैमाने पे जो स्थिति देश के अंदर हुई है वो वामपंथियों का हस्तक्षेप का भी उसमें भारी योगदान है, और वो बिना जन आंदोलन के तो होता नहीं है। और हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि नया उदारवाद के जो दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसके चलते इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गया है, और लगभग उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी भी अपना रणनीति तय कर रखा है। आइडियोलॉजी का परिवर्तन क्या उसमें हमें शामिल होना पड़ेगा? मेरे ख्याल में नहीं। हमारा बुनियादी विकल्प को हमें प्रस्तुत करना होगा इस रूप में ताकि लोग उसको कबूल कर सके, और इस तौर तरीके में हमारा क्या गलती हो रही है, हमारा क्या कमजोरी हो रही है, और पिछले दिनों में जिस किस्म का राजनीतिक रणनीति हमने अपनाए हैं इसमें क्या गलतियां थी। जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया निलोत्पल साहब आपने। नेतृत्व परिवर्तन, संगठनात्मक बदलाव पर आपने कुछ नहीं कहा कि हमारे जो संगठन और हमारे इंडिविजुअल नेताओं का भी कुछ कमी था तो जरूर हम उसको देखेंगे, लेकिन ये पूरा प्रक्रिया समाप्त होने के पहले हम पहले से कैसे बोलेंगे? क्योंकि 2-3 चुनाव में अगर हमारा नतीजा ठीक से निकलता नहीं है, और उसी में तो सवाल है ये रिगिंग वाला, जिसमें आप ये नहीं देख रहे हो, ये तो 1967 के बाद इतना कम प्रतिशत वोट लेके पहली बार एक किसी को निरंकुश बहुमत मिला है। तो इसीलिए अगर 31% से किसी को इतना ज्यादा वोट मिल सकता है, अगर 4-5% वोट लेके भी किसी को कोई सीट ना मिल सके, तो वहां पे 30% एक प्रदेश में वो एक ताकत है। उसको आप अगर बिल्कुल ना के बराबर नहीं, कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन एक जो ताकत आपकी होती थी वो आप तो खुद महसूस कर रहे होंगे। सीधा सवाल है, प्रकाश करत जाएंगे या रहेंगे? नीलोत्पल दा, सरोज जी का सीधा सवाल है, प्रकाश कारत रहेंगे या जाएंगे? नहीं, ऐसा हम कोई जवाब तो इस तरह से हम नहीं दे सकते हैं। हम तो कोई ज्योतिषी नहीं है। क्या प्रक्रिया हम इस्तेमाल करेंगे ये आपसे हमने शेयर कर ली, और उसके बाद हम तय करेंगे कि कैसे आगे जाना है। उसमें
वैचारिक पक्ष भी रहेगा, राजनीतिक पक्ष भी रहेगा, आंदोलन का पक्ष भी रहेगा, रणनीतिक पक्ष भी रहेगा। लीडरशिप की गलती आप मान रहे हैं कि जो ये तो स्वीकार किया है, पब्लिकली स्वीकार किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष की बात नीलोत्पल दा ने थोड़ा किनारे कर दी। अभी देखिए, एक आम आदमी पार्टी, एक नई नवेली पार्टी आई, हलचल पैदा कर दी उसने, और ये लेफ्ट के लीडर भी मानते हैं, बल्कि कुछ नेताओं ने तो उनको शाबाशी भी दी। तो इस तरह के आंदोलन जब तक कम्युनिस्ट पार्टियों से नहीं निकलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी में आंदोलन का कैरेक्टर ही खत्म हो गया है। हमें याद है जब हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट में रहते थे, 1-2 साल और इंतजार कर लीजिए मुकेश जी। वो जो सवाल आपने छेड़ा है ना, 1-2 साल के बाद ये चर्चा हम करें तो बेहतर होगा। नहीं, ये तो पता है आम आदमी पार्टी के बारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट भारत में खत्म हो गया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए और कॉर्पोरेट हाउसेज आ गई, भारी पड़ गई। तो लग नहीं रहा है कि कहीं जो आप में जुझारूपन था, जो एक एग्रेसिवनेस था, वो पार्टी के कैरेक्टर से हट गया है? नहीं, ये तो आपका मानना है ना, ये तो आपका मानना है। हम भी तो मान रहे हैं कि सवाल कोई तीखापन का नहीं, सवाल है तरीके से अपना बात को हम लोगों तक कैसे ले जा पा रहे हैं, और उसके चलते कैसे हम लोगों को लामबंद कर रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, ये हमें ढूंढ निकलना पड़ेगा। और जो आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में और 1 साल 2 साल इंतजार कर लीजिए, फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचे। नहीं, सवाल ये नहीं था कि आम आदमी पार्टी सफल होगी ना असफल होगी, लेकिन उसने एक संघर्ष का, एक आंदोलन का एक तरीका तो दिया, एक हलचल तो पैदा की। वैसी हलचल कम्युनिस्ट पार्टियों से अपेक्षा की जाती। आपके पास वो पोटेंशियल था, आपके पास कैडर है, कमिटमेंट है, आइडियोलॉजी है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं बहुत विनम्रता से एक बात बोलूंगा आपको जी, एक विनम्रता से एक बात बोलूंगा। अभी कोई हम देख रहे थे, कोई सर्वे हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया का, एक मोदी जी के बाद सबसे बड़ा जिक्र हुआ है अरविंद केजरीवाल का कॉर्पोरेट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में। क्या हम कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मतलब हलचल हम मचा भी दे, इस किस्म का हमारे बारे में जिक्र होगा? तो इसलिए इसके अंदर मूलभूत बहुत सारे सवाल है। दादा, ये एलिगेशन मुझे लगता है कि थोड़ा फार-फेच्ड आधार मानते हुए विश्लेषण कर रहे हो, उसमें अगर कॉर्पोरेट का भूमिका हमारी समाज में, हमारे मीडिया में, हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे राजनीति में जो हो रहा है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके अगर वामपंथियों के बारे में आकलन करोगे तो मेरे ख्याल में वो वस्तु स्थिति। नीलोत्पल साहब, आखिरी सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, एक आखिरी सवाल है। ये कम्युनिस्ट पार्टियां इतने हिस्सों में बिखर गई हैं, ऐसे समय में जब सब पर संकट छाया हुआ है, क्या ये एकजुट नहीं होगी? क्या दोनों बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों का एकीकरण आज समय की मांग नहीं है? आप लोग साथ साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, और जो यूनाइटेड होने के बाद जो मैसेज जाएगा उसका एक अलग मतलब होगा। क्या ये आप महसूस करते हैं? देखिए, ये मैं बोल रहा हूं ना, इन तमाम सारी चीजों को लेके हम बातचीत कर रहे हैं, और जरूर हम आपको निराश नहीं करेंगे। एक नए तरीके से और कारीगर ढंग से लोगों को पहुंचना, वामपंथियों को एकताबद्ध करना, और लोग जो हमले के सामना कर रहा है उसको मुकाबला करने के लिए लोगों को सामने कुछ सही दिशा स्थापित करना, ये तमाम दृष्टि से हम कोई भी जो विकल्प है, कोई भी जो सुझाव है, कोई भी जो बात है जो आ रही है सामने, इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली क्या करेंगे जब ये प्रक्रिया चल रहा है एक सामूहिक तौर पे, मेरे ख्याल में व्यक्तिगत रूप से इसमें सार्वजनिक राय देना हमारे लिए उचित नहीं हो। चलिए नीलोत्पल साहब, समय खत्म हो गया है, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि इस बार जो कुछ आपकी पार्टी ने और आपके पार्टी के नेताओं ने कहा है बदलाव के बारे में, वो सचमुच में दिखेगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें आई हैं। कोई बड़ा बदलाव पार्टी के चरित्र में, उसके रुख में, राजनीतिक लाइन में या संगठनात्मक फेरबदल के रूप में नहीं दिखा है।
हम आने वाले वक्त में उस पर नज़र रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, धन्यवाद आपका, और शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी, आप जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।